वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, जीके जीएस का मैं जो सीरीज चला रहा हूँ उसका ये 7वां पार्ट है। ठीक है, 7वां पार्ट है। इसमें टोटल हम 50 जीके जीएस को कवर करेंगे। देखिए, सभी प्रकार के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है उसी से मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। जिससे प्लेटफॉर्म से भी मैं आप लोग को जीके जीएस का जो सीरीज है ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, जीके जीएस है जो सभी एग्जाम में कॉमन होता है, इसलिए आपका ये जो है एग्जाम बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, साथ साथ में रेलवे ग्रुप डी के लिए, एसएससी जीडी के लिए और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है बिहार एसआई सभी के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसलिए सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें। इसलिए कोशिश करता हूं मैं फ्रेंड्स कि सभी प्रकाशन से आप लोग को जीके जीएस प्रोवाइड कराऊं ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल आपको पता चलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और 8:30 बजे फ्रेंड्स लाइव क्लास में आता हूँ रात में, तो 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए आप लोग गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स कि बिम्सटेक, ठीक है, बिम्सटेक का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बिम्सटेक का जो सचिवालय पड़ता है फ्रेंड्स आपका ढाका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 आपका है कि प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? गेस करते चलिएगा। तो प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया गया था। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है फ्रेंड्स, आपका सुमेलित करने के लिए है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित विकास के कालक्रम को लिखिए। देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जितना भी इसमें आपको दिया हुआ है सभी शिक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि रेले कमीशन किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। प्रांतीय शिक्षा विभागों की स्थापना ये भी शिक्षा से है। भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना ये भी शिक्षा से है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना सभी शिक्षा से संबंधित है। इसमें बार बार ये पूछा जाता है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे? तो शिक्षा से। हंटर से भी पूछा जाता है और रेले से पूछा जाता है। तो ये तीनों को याद रखें, शिक्षा से है। आपका रेफरेंस इसको कालक्रम में सजाने के लिए ना, तो सभी को मैं बता देता हूँ। देखिए कब कौन सा कब आयोग का गठन कब हुआ था सभी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, इसमें आप के लिए याद करते चलिएगा। देखिए आपका है जो भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। सॉरी, 1857 में हुआ था। एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी। देखिए मैं यहाँ लिखते चलता हूँ, इसका हो जाएगा आपका 1857 में। ठीक है, भारत में जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1857 में हुआ था। उसको भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना, तो भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना हुआ था 1896 में हुआ था। भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना कब हुआ था? 1896 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बढ़िया प्रांतीय शिक्षा विभागों की स्थापना, तो प्रांतीय शिक्षा विभागों की स्थापना 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। उसके बाद में बच गया सैडलर आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सैडलर आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में, जब रूस की क्रांति हुआ था फ्रेंड्स, उसी समय आपका सैडलर आयोग की स्थापना हुआ था। सैडलर आयोग 1917 में। बच गया आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था। हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1882 में। उसके बाद बच गया रेले कमीशन का गठन कब हुआ? रेले आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। कितना? 1902 ईस्वी में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी का मैं लिख दिया हूँ। अब कालक्रम के से सजाने के लिए बोल रहा है तो इसको आप आराम से सजा सकता है। तो एक बार पुनः रिपीट में करूँगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुआ? 1857 में। भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना कब हुआ? 1896 में। उसके बाद में प्रांतीय शिक्षा विभागों की स्थापना 1855 में। सैडलर आयोग 1917 में। फिर उसके बाद हंटर कमीशन 1882 में और रेले कमीशन 1902 ईस्वी में। तो 3 नंबर सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालक्रम के अनुसार से। ठीक है, सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद में लास्ट में आपका 4 होगा, क्योंकि सैडलर आयोग देखिए 1917 में है। ठीक है, तो सभी को एक बार रिविजन कर लें, याद रखें। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से कौन सा जोड़ा है जो आपका सही है? 4 का वुड डिस्पैच प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, यही जोड़ा आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी हंटर आयोग माध्यमिक शिक्षा से गलत है आपका। हंटर आयोग का गठन है जो आपका माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नहीं था। रेले आयोग का अंग्रेजी शिक्षा से, ये भी गलत है। सैडलर आयोग अधोमुखी निस्यनंदन सिद्धांत की अस्वीकृति से, ये सभी जो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 नंबर सवाल का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जो वुड डिस्पैच था ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, बाकी ये सब है जो फ्रेंड्स गलत है। वुड डिस्पैच कब हुआ था फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा 1854 ईस्वी में ये आपका वुड डिस्पैच पारित किया गया था, लाया गया था। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है कि पूछा जाता है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में
शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यही वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में जो वुड डिस्पैच लाया गया था, इसी को शिक्षा का, ठीक है, क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल को लेते हैं, सवाल नंबर 5। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 आपका एक साइड में लेखक का नाम दिया है, दूसरे साइड में पुस्तक का, इसको मिलाते चलिएगा। इब्न बतूता, इब्न बतूता का लेखक कौन है? तो पहला इब्न बतूता किसने कौन सा किताब लिखा है? तो पहला का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका किताब उल रहेला का लेखक है। अलबुरूनी क्या है? तो अलबुरूनी का हो जाएगा किताब ए हिंद, किताब ए हिंद के लेखक कौन है? तो अलबुरूनी है, ठीक है आपका। इसके बाद में इसामी क्या लिखा था? तो इसामी लिखा था फतुहात उल सलातीन, फतुहात उल सलातीन, यानी कि सी का आपका एक हो जाएगा। उसके बाद में बच गया अमीर खुसरो, अमीर खुसरो किसी तुगलक नामा लिखा था, सभी को पता होगा, अमीर खुसरो तुगलक नामा हो जाएगा। और कौन बच गया ऑप्शन? मिनहाज सिराज, तो मिनहाज सिराज का क्या हो जाएगा? तबकात ए नासिरी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का 5 हो जाएगा। एक बार मिला ले, किताब उल रहेला के लेखक इब्न बतूता। उसके बाद में अलबुरूनी ने क्या लिखा था? तो किताब हिंद लिखा था। उसके बाद में फ्रेंड्स इसके बाद में इसामी है, तो इसामी ने क्या लिखा था? इसामी ने आपका लिखा था फतुल उल सलातीन लिखा था। उसका अमीर खुसरो ने तुगलकनामा, और मिनहाज सिराज क्या लिखा था? तबकात ए नासिरी। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सभी तरह के प्रैक्टिस बुक से मैं आप लोग को जीके जीएस का सीरीज करा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो सब प्रत्येक दिन जरूर देखिए, इसी तरह से पढ़ते रहिएगा तो जीके जीएस का लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। रिपीट करते रहिएगा तो याद रहेगा। बिहार का मुंगेर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गंगा नदी के किनारे स्थित है। सवाल नंबर 7 को देखिए, इसमें भी आपका सुमेलित करना है आपका कि बुद्ध के जीवन की घटना और प्रतीक को, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको याद से रखिए आप। तो देखिए, जन्म, जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक क्या है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, यानी कमल एवं साढ़ हो जाएगा। कमल एवं साढ़, बुद्ध भगवान के जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है। गृह त्याग की घटना का क्या है? तो घोड़ा है, ठीक है। गृह त्याग की घटना क्या है? इस प्रतीक है तो घोड़ा है। उसके बाद में ज्ञान है, तो ज्ञान तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था तो पीपल हो जाएगा। मृत्यु का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो अस्तित्व हो जाएगा। यानी सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न में देखिए फ्रेंड्स आपका बहुत सारा जीके जीएस को देखने को मिलता है। देखिए, ये सब सेपरेट करके भी पूछा जाता है कि जन्म को क्या कहते हैं? तो कमल साढ़, जन्म के प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साढ़ है। गृह त्याग का घोड़ा है। ज्ञान का पीपल है। मृत्यु का क्या स्तूप है। तो इस तरह से याद रखें। सवाल नंबर 8 को देखें। 8 नंबर सवाल है, अंग्रेजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? 8 नंबर सवाल का 8 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, बक्सर की लड़ाई। ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। 1764 ईस्वी में आपका ये बक्सर की लड़ाई हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था। 9 नंबर सवाल को देखिए, कराइन कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसमें भी आपका सुमेलित वाला है फ्रेंड्स। तो 9 नंबर सवाल का देखिए, 9 नंबर सवाल का देखिए, करा खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ये आपका सही है, ठीक है। खानवा का युद्ध है जो आपका बाबर और राणा सांग के बीच में हुआ था, ये सही है। घाघरा का युद्ध बाबर व महमूद लोदी के बीच में हुआ था, ये भी आपका सही है। चौसा का युद्ध बाबर और शेरशाह, एक गलत है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी, ठीक है, जिसमें आपका शेरशाह की जीत हुई थी। तो याद रखिएगा, चौसा का युद्ध बाबर और शेरशाह के बीच में नहीं हुआ था, किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। तो यही युग में जो आपका सुमेलित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में, सभी को पता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ये सभी को याद रखेगा। चलिए इसमें थोड़ा सा और वक्त दे तो इसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ फ्रेंड्स, कब हुआ था जी। अब खनवा की लड़ाई हुआ था, तो खनवा की लड़ाई कब हुआ था? बाबर और राणा संघ के 1527 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1529 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध बाबर व महमूद लोदी के बीच में हुआ था। चौसा की लड़ाई अभी तो मैंने बताया फ्रेंड्स 1539 ईस्वी में आपका हुमायूं और शेरशाह के बीच में था। पानीपत की जो आपका लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये सभी आप लोग रिपीट करते चले फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 को देखिए, संवैधानिक बेंच में कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? अच्छा सवाल है। 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी 5 बेंच होना चाहिए। 11 नंबर, निम्न में से किसका संबंध बजट से है?
तो बजट से किसका है फ्रेंड्स? चलिए 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी और कटौती प्रस्ताव है जो आपका बजट से संबंधित है। 12 नंबर सवाल को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कौन सा है? 12 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैस्पियन सागर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील है। 13 नंबर सवाल को देखें कि बंदरगाह व राज्य का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए 13 नंबर सवाल का देखें तो हल्दिया पश्चिम बंगाल, ये तो बिल्कुल सुमेलित है, याद करते जाइएगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें बहुत सारा जीके बन रहा है, सभी को याद करते चलिएगा, थोड़ा सा वक्त देखिए पढ़ें। हल्दिया है जो आपको कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, याद कर ले। पारदीप बंदरगाह उड़ीसा में पड़ता है, ये भी सही है। कांडला है जो आपका गुजरात में पड़ता है, यह एक जवारीय बंदरगाह है, ये भी सही है। ठीक है, पूछा जाता है कांडला कैसा बंदरगाह? तो ज्वारीय बंदरगाह है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये मारमा गोवा कर्नाटक में, ये आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ये मारमा गोवा कर्नाटक युग में सुमेलित नहीं, क्योंकि मारमा गोवा जो बंदरगाह है पहले ही बताएंगे कहाँ पड़ता है, गोवा में ही पड़ता है। इसको इस तरह से देखिए, यहाँ गोवा लास्ट में आ रहा है ना, तो मारमा गोवा कहाँ पड़ा है? कर्नाटक थोड़ा होगा, गोवा हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर सवाल को देखें, किस क्षेत्र को सह्याद्री भी कहा जाता है? सह्याद्री भी कहा जाता है। 14 नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल का सभी को पता है फिर सह्याद्री किसका कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट को ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। 15 नंबर सवाल है, पेंडुलम की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? चलिए 15 नंबर सवाल का गेस करिए, तो किसी लंबाई पे करेगा ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पेंडुलम की काल अवधि किस पे निर्भर करेगा? तो लंबाई पे करेगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या? बहुत अच्छा सवाल है। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने तो सुरक्षित तापमान कितना माना गया? तो 4 डिग्री सेल्सियस आपको माना गया। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का क्या कार्य है? ठीक है, हैवी वाटर यानी भारी जल का, भारी जल को क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स? DTO कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका क्या काम होता है? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा गेस करें? न्यूटन की गति को स्थायी रखना, नहीं। न्यूटन की गति को बनाना, नहीं। रिएक्टर को ठंडा रखना, जी हाँ। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारी DTO। ठीक है, रिएक्टर को ठंडा करना, ये इसका राइट आंसर है 17 का। ठीक है, हैवी वाटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो भारी जल का प्रयोग रिएक्टर में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर आपका पूछा जाएगा कि ये DTO का प्रयोग है जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसको किसके लिए किया जाता है? तो रिएक्टर को ठंडा करने के साथ साथ क्या है फ्रेंड्स, आपका मंदक के रूप में भी एक कार्य में आया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, रिएक्टर को ठंडा करना। कभी कभी रहेगा फ्रेंड्स, तो भारी जल का प्रयोग रिएक्टर में मंदक और शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं कि IDS योजना का अर्थ क्या होता है? 18 नंबर का IDS योजना का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम होता है। ठीक है, फुल फॉर्म इसका याद रखें, IDS योजना का फुल फॉर्म होता है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम होता है। 19 नंबर सवाल को देखें, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? तो बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लोग गलत गेस करें, सही होना चाहिए सभी का। सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? हाँ, तो दोमट मिट्टी पाया जाता है। दोमट मिट्टी को क्या कहता है? जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जो आपका धान गेहूँ ये सब फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जलोढ़ मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोई जाने वाली फसल कौन सा है? चलिए ये भी सवाल पहले मैं करा चुका हूँ, धान सबसे ज़्यादा बोया जाता है। ठीक है, खाद्यान्न के रूप में सबसे ज़्यादा धान ही बोया जाता है। 21 नंबर सवाल को देखिए, बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? 21 का करेक्ट आंसर आपका पोलैंड है जो शामिल नहीं है, बाकी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है जो आपका बाल्टिक राज्य में शामिल है, जबकि पोलैंड है जो आपका शामिल नहीं है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स की R1 एवं R2 दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं कि हजामती दर्पण होता है। चलिए हजामती मतलब आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो सैलून में जाते हैं हम लोग दाढ़ी बनाने की, केस कटाने के लिए, तो वहाँ पर जो नाई लोग जो लगाया रहता है सैलून में, तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है ना। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और देखिए नाक कान का जो भी डॉक्टर है वो भी अवतल लेंस का प्रयोग करता है, ये भी याद रखिएगा। तो हजामत के लिए और नाक कान का डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 नंबर सवाल आपका है, एक 4 मीटर लंबाई के आदमी का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस लंबाई के दर्पण में बनेगा? चलिए सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, जब 4 मीटर तक कितना 2 मीटर होना चाहिए, आधा होगा ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। एक 4 मीटर लंबाई के आदमी का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस लंबाई के दर्पण में बन सकता है या बनेगा? तो 2 मीटर, उसका आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से होगा। 25 नंबर सवाल को देखें, किसी तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण किसका फलन होता है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है 25 का फ्रेंड्स, गेस करिएगा।
परमाणु संख्या का, परमाणु द्रव्यमान का, न्यूट्रॉन संख्या का, ए बी और सी तीनों का। तो सवाल नंबर 25 है, 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण इसका फलन होता है, तो उसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर का फलन होता है। 26 नंबर सवाल को देखिए, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ता है। 26 नंबर सवाल का क्या होगा, तो देखिए बीटा कण के उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है, बढ़ता। ऑप्शन नंबर 26 का एक करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल, पर्यावरण समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। तो 27 का क्या होगा फ्रेंड्स, सभी जानते हैं DDT हो जाएगा, ठीक है। DDT का है जो एक क्या है, कीटनाशक है, इसका प्रयोग है जो अभी कम कर दिया गया है फ्रेंड्स। इससे क्या पर्यावरण और मिट्टी और जल सभी चीज़ इससे प्रदूषित होता है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण ही DDT का जो कीटनाशक का प्रयोग है कम कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि वायु प्रदूषकों में कौन सा गैस रक्त के साथ अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसका जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गाड़ी मोटर से बहुत अधिक निकलता है, ठीक है। शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, सूत्र ये होता है ना फ्रेंड्स, CO होता है। तो 28 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। वायु प्रदूषकों में कौन सा गैस है जो रक्त से अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है, तो यही कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। 29 नंबर सवाल को देखें कि मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है। चलिए अच्छा सवाल है 29 का। 29 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सभी को बार बार मैं बताता रहता हूं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना वहीं पे होता है, अब पचे हुए भोजन का अवशोषण भी वहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन को इसी तरह से घुमाया जाता है, मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है, तो छोटी आंत होगा। एक क्वेश्चन को पूछ देगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, क्या होगा, छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 है, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 30 नंबर सवाल का क्या होगा, सेरिब्रम जो मस्तिष्क के अग्र में ना, अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं, यानी 30 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम पाया जाता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 31 नंबर सवाल है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स किसका होगा। चलिए गेस करिए, तो इसका राइट आंसर बहुत बार बता चुके हैं, प्रोटीन होगा, काइटिन होगा, सेलुलोज होगा, वसा होगा। आप लोग गेस कर लिए होंगे। तो 31 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपका काइटिन की बनी होती है। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं, किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है। 32 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपका कोई भी अनुच्छेद नहीं दिया हुआ जिसमें आपका इसका वर्णन किया हुआ है, किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है, तो 32 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जबकि फ्रेंड्स आपका जो बजट शब्द का है जो उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में आपको नहीं किया गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में क्या है, तो अनुच्छेद 112 में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है। बाकी लिए इसमें जो कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं दिया हुआ ऑप्शन में फ्रेंड्स जिसमें बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किसी में आपका नहीं। तो 32 का राइट आंसर क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। और अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का उल्लेख किया गया। पूछा जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किसमें, तो अनुच्छेद 112 में है, ठीक है फ्रेंड्स। 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल, राष्ट्रीय युवा नीति में युवा को किस आयु वर्ग में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जो युवा नीति है तो उसमें जो युवा आते हैं तो उनका उम्र का मतलब कितना रखा गया है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 15 से 29 वर्ष को। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, मॉडरेट है। ये राष्ट्रीय युवा नीति है तो उसमें युवा में जो किस आयु वर्ग के बच्चों को, युवा को शामिल किया गया, तब 15 से लेकर के 29 वर्ष को। चलिए सवाल नंबर 34 देखिए, चंबल नदी पर कौन सा बांध है। 34 का क्या होगा, चंबल नदी पर कौन सा है, इंदिरा सागर बांध, क्या होगा इसका। तो 34 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। नहीं है कर रहा है इसमें, देखिए सॉरी, यहाँ पर इसी तरह से कंफ्यूजन एग्जाम में होता है फ्रेंड्स, मैं भी इसमें देखिए कंफ्यूज हो गया था। चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है कर रहा है, ठीक है। तो जवाहर सागर तो चंबल नदी पे है, राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पे है, गांधी सागर भी जो है, इंदिरा सागर है जो आपका चंबल नदी पर नहीं है, ठीक है। ये इंदिरा सागर है जो आपका किस पे है, चंबल नदी
पर बांध नहीं है, इसलिए 34 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा सागर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर 34 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है कि वेनेजुएला की मुद्रा क्या है। चलिए, वेनेजुएला का मुद्रा क्या है 34 नंबर सवाल का, राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 35 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। 34 को तो हम लोग भी देख लिए, 35 नंबर सवाल को देखें, वेनेजुएला की मुद्रा क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बोलीवर। ठीक है, बोलीवर। 35 का राइट आंसर होगा, वेनेजुएला का मुद्रा का नाम क्या है, तो बोलीवर है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 36 नंबर सवाल आपका, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। 36 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 2016 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो 2016 है। 37 नंबर सवाल को देखें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये तो सभी को याद रखिए फ्रेंड्स, ये तो कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर का। 38 नंबर सवाल को देखें, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपका प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य है जो आपको घनानंद को नंदवंश के समाप्त कर करके मौर्य समाज की स्थापना किया था, याद रखिएगा, घनानंद को समाप्त कर करके। 39 नंबर सवाल को देखिए, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, त्रिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, इसमें मनमुटाव हुआ था, ऐसे इसमें चुना गया था आपका सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन जब मनमुटाव हो गया तो उनको वो नहीं चुने गए, तो उनके बाद में किनको चुना गया था कांग्रेस का अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके बाद में अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, त्रिपुरी संकट का संबंध है जो सुभाष चंद्र बोस के है, तो सुभाष चंद्र बोस से जो अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दे दिए थे, उनको चुना गया था, तो उसके बाद में ये संकट उत्पन्न हुआ था, तो उसके बाद अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल को देखें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। ये सवाल कल मैं लाइव क्लास में आपको लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जीके जीएस हर एक प्रैक्टिस सेट में मिलता जुलता, इसमें से उसमें से सब में मिलते जुलता रहता है। कल मैंने बताया था आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में, तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड क्या हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा ना, कल मैं बताया था लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आई विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, 1856 ईस्वी, ये भी बताया था मैं लाइव क्लास में। ठीक है, वही सवाल देखिए आपको यहाँ मिल गया है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखें, 1921 ईस्वी के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हसरत मोहानी ने किया था। ठीक है, 41 का राइट आंसर है हसरत मोहानी। 42 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है, तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष और नारी का योग हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का भी सवाल पूछा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव है आधा पार्वती है, तो क्या पुरुष और नारी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 43 नंबर, कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है क्या है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन मीमांसा से है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। 44 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 44 नंबर सवाल का देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग, ये तो आपका सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी हड़प नीति, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 1800 कितना में लाया गया था फ्रेंड्स, 1878 में लाया गया था, और ये लॉर्ड लीटन के समय में लाया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में लाया गया था, तो ये आपका लॉर्ड लीटन के शासनकाल में यह लाया गया था, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ लॉर्ड कर्जन लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। बाकी इल्बर्ट बिल रिपन, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल पास किया था, ये भी सही है। तो इसमें बहुत सारा सवाल बना, सबका रिवीजन करें एक बार फिर से। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में, लॉर्ड आपका जो हड़प नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के शासन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लीटन के शासनकाल में कितना 1878 ईस्वी में, और इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पास किया गया था, सभी को याद रखिए। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। 45 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो इसको मेरे से सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 आपका है, सवाल नंबर 46 आपका कथन से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है, करा कथन एक में क्या दिया हुआ है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, कारण ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है।
तो 46 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और ओ दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल को देखें, ऋतुएं क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। तो ऋतुएं क्यों होती है? तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है। तो बहुत बार मैं उदाहरण देकर के बताया हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमता है तो दैनिक गति उसे कहते हैं, दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। लेकिन पृथ्वी का झुका होना, और ये मान लिया आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका मान लिया क्या है, सूर्य है। तो जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, ठीक है, चारों ओर क्या करता है, परिभ्रमण करता है, इसलिए आपका ऋतु परिवर्तन होता है। इसका लॉजिक भी है फ्रेंड्स, देखिए क्या सूर्य कभी पृथ्वी के नज़दीक, सूर्य है, पृथ्वी है जो कभी सूर्य के नज़दीक चला जाता है, कभी दूर चला जाता है। इससे संबंधित भी मैंने बताया था, जैसे 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी है जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और 4 जुलाई को क्या सबसे दूरी पर होता है। तो स्वाभाविक है कि जब पृथ्वी है जो सूर्य के नज़दीक रहेगा तो धूप वहाँ पर अधिक पड़ेगा, तापमान अधिक पड़ेगा, तो ऋतु परिवर्तन होगा, गर्मी का मौसम होगा। और जब दूर रहेगा फिर तो क्या, ठंडी का मौसम होगा। इससे भी समझ सकते हैं। तो ये ऋतुएं क्यों होती है, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 47 का राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल के देखिए, ग्रीनविच किस देश में है? चलिए सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स, कहाँ है पड़ता है ये? आपका ऑप्शन यूके में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, ठीक है, ब्रिटेन जिसे कहते हैं। तो 48 का राइट आंसर बी होएगा। और एक ग्रीनविच सभी को पता है फ्रेंड्स, यहाँ से क्या है आपका मानक समय लिया गया है, ठीक है, ग्रीनविच से ही लिया गया है ना, 0 डिग्री देशांतर से। तो यहाँ से आपका मानक समय लिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 49 नंबर सवाल है, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन सा तत्व है? चलिए अच्छा सवाल है, अब बहुत बार भी बताए हैं भी फ्रेंड्स। 49 का क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका कितना पड़ता है, ऑक्सीजन पड़ता है, सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, वो भी मैं बता देता हूँ। तो 46.60, ठीक है, समथिंग 46 पॉइंट, लगभग 46.5 पॉइंट रखें, 46.6 इतना प्रतिशत जो ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद में दूसरा स्थान पर कौन है, सिलिकॉन है। तो याद रखिएगा, सिलिकॉन है जो कितना पाया जाता है, तो लगभग है आपको 27.72% सिलिकॉन पाया जाता है। ये दोनों को याद रखिएगा। अगर इस तरह से पूछा जाए भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रथम तत्व कौन सा है, सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, 46.5%। और दूसरा स्थान पर कौन है, सिलिकॉन है जो कितना पाया जाता है, 27.72% पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? 50 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गुजरात और महाराष्ट्र के बीच होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आप करते रहे से फ्रेंड्स। एक मैं बात कहना चाहूँगा कि पढ़ाई का देखिए क्या है, एक दिन में नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मैं देखिए सभी तरह का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो जब भी समय मिले फ्रेंड्स 10 से 15, 20, 25 मिनट वीडियो आप लोग देखते रहें, वेबसाइट पर भी पढ़ाई करते रहें। मैं तो बताया फ्रेंड्स कि पढ़ने का यही तरीका है, यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद वेबसाइट पर जाएँ, वेबसाइट पर जाकर के प्रत्येक दिन आप रिपीट जरूर करें, क्योंकि पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर आपको अस्कती लगेगा कि एक ही चीज़ को बार बार क्या पढ़ें, लेकिन फ्रेंड्स नियम वही है, उस पर आपको कम से कम तो 2-3 हज़ार जीके तो डेली देखिएगा वेबसाइट पे, तो क्या वो सब याद हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट नहीं देखते हैं वेबसाइट, उनको आज से आदत बना ले, जाकर के वहाँ जरूर देखें। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता है, GKmastermind.com लिखिएगा फ्रेंड, GK मास्टरमाइंड आप गूगल में लिखिएगा तो आपका आ जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पर सब आपको मिल जाएगा। नहीं तो इसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग पढ़ाई प्रत्येक दिन जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे लाइव क्लास में फिर आप लोग से मैं मिलता हूँ। तब ले देखने के लिए वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।